हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 खबरों के साथ मैं हूं ज्योति सिंह। तो सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है उपचुनाव के नतीजों पर, जिसके लिए गिनती शुरू हो चुकी है। रैगांव से इस वक्त की बड़ी खबर, डाक मतपत्रों के तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी 64 वोट से आगे चल रही हैं और 64 वोट से आगे चल रही है बीजेपी। तो लगातार उपचुनाव के नतीजों पर अब नजर रहेगी, रुझान आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले डाक मतपत्रों की जो गिनती हुई उसमें बीजेपी के प्रत्याशी प्रतिमा बागरी 64 वोटों से आगे चल रही हैं। तो रैगांव में आपको बता दें, डाक मतपत्रों की तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। तो रैगांव में डाक मतपत्रों की तीसरे राउंड की भी गिनती पूरी हो चुकी है। तो उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में पहुंचे थे, सभाएं की थी और बीजेपी ने तो एक एक वोटर को भी साधने के लिए बूथ मैनेजमेंट तक यहां पर रणनीति अपनाई गई थी। और इस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में हमारा गेस्ट का पैनल भी जुड़ता चलेगा। चैतन्य भट्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जबलपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। चैतन्य जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी खास होगा, उपचुनाव के नतीजों का आज का दिन है और धनतेरस का भी दिन है। धनतेरस की शुभकामनाओं के साथ साथ मैं कहती हूँ, उपचुनाव जो होता है कितना प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है, खास करके सत्तारूढ़ दल के लिए। देखिए, जहाँ तक उपचुनाव की बात होती है तो ये एक आम धारणा है कि उपचुनाव में फ़ायदा हमेशा सत्ता पक्ष को होता है और उसके पीछे एक स्वाभाविक जी जो बात रहती है मतदाता के दिमाग में कि अगर हम सत्ता पक्ष के साथ जाएंगे तो हमारे विधानसभा क्षेत्र का या लोकसभा क्षेत्र का निश्चित तौर पे विकास होगा। अगर हम विरोधी पार्टी के साथ जाते हैं तो उनका उतना वर्चस्व, चूँकि वो सत्ता में नहीं है, इसलिए हमारे काम भी नहीं होंगे। और ये अक्सर होता भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह का बदला लेती हैं कि अगर आपने विरोधी को जिताया है तो अब आप उन्हीं से काम करवाइए। तो ये एक धारणा है आम। ये अलग बात है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सत्ता पक्ष का जो प्रत्याशी है वो हार जाता है। जैसे अभी आपने पिछली बार दमोह में देखा होगा कि राहुल लोधी जो सत्ता पक्ष के विधायक के उम्मीदवार के रूप में खड़े होते, वो उनकी हार हो गई। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी 4 उपचुनाव की बात चल रही है, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा में, तो अभी एकदम से बहुत कुछ कह देना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी पहले राउंड की ही और दूसरे राउंड की जो मतगणना हुई है उसमें ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। लेकिन विधानसभाओं में जब तक 4-5 हज़ार का अंतर ना आ जाए या लोकसभा में 10-12 हज़ार का अंतर ना आ जाए, तब तक कुछ कहना मुश्किल होता है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद 12 बजे के बाद ये कुछ स्थितियां साफ होंगी कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा में और 1 लोकसभा में आगे है। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो चूँकि वो सत्ता में है इसलिए उसके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, प्रशासन भी उनके साथ है, बड़े बड़े नेताओं ने भी वहाँ पर दौरे किए हैं। कांग्रेस के संग थोड़ा संगठन में जो कमी है वो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि चूँकि कमलनाथ ही सर्वे सर्वा हैं आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, तो उनके ही कंधों पे ये सारा बोझा था कि वो उपचुनाव जितवाएंगे। और कांग्रेस दमोह के कारण उत्साहित भी थी कि दमोह में हमें जीत मिली है, जबकि वहाँ पर भी पूरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रचार कर रहे थे, केंद्रीय मंत्री भी प्रचार कर रहे थे, मुख्यमंत्री भी कई बार गए। तो एक आशा थी कांग्रेस को कि हो सकता है कि इन विधानसभाओं में भी हमको जीत मिले। लेकिन जिस तरह का आक्रामक रवैया भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान बनाया था, उसमें कांग्रेस पीछे रह गई है। एक नेता के भरोसे अगर आप चुनाव 3-3, 4-4 चुनाव जीतना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी गलतफहमी थी। दूसरा, कांग्रेस में जो संगठन में अभी बिखराव है उसकी भी स्थिति का प्रतिफल है जो अभी पीछे चल रहे हैं। एकदम से तो हम नहीं कह सकते कि
कांग्रेस तीनों विधानसभाओं में हार जाएगी या लोकसभा में हार जाएगी, लेकिन लोकसभा में थोड़ा सा अंतर बढ़ गया है और जब ये अंतर बढ़ जाता है तो फिर वो बढ़ता ही जाता है। अभी मेरे ख्याल से शायद 6000 के आसपास जो अंतर है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस के प्रत्याशी का, तो ये अंतर धीरे धीरे हो सकता है 12 बजे तक आपको क्लियर हो जाए कि कितने मतों का अंतर हो रहा है। तो कुल मिला के स्थिति जो है वो जो धारणा है कि सत्ता पक्ष को फ़ायदा होता है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव के परिणाम में जो अभी तक परिणाम आए उसमें दिखाई दे रहा है। चैतन्य जी, अगर मध्य प्रदेश के राजनीति को देखें, जब से विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस के बाद जो पूरा घटनाक्रम आपने देखा कि वापस बीजेपी आ गई, बीजेपी में आने के बाद भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला रहा, उसके बाद में अब ये उपचुनाव हुए हैं, आपको लगता है ये पूरे घटनाक्रम का असर जनता के दिमाग पर पड़ता है जब वो वोट डालने जाती है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सत्ता में अपना अस्तित्व बनाया था, लेकिन चूंकि कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जो हाई कमान में निर्णय न लेने की जो एक परिपाटी चली आ रही कि हर चीज़ को लिंगर ऑन करते चलो, कि देख रहे हैं, सोच रहे हैं, देखते हैं, उसके चक्कर में आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक बहुत बड़ा नेता कांग्रेस से टूट के भारतीय जनता पार्टी में चला गया और उसका प्रतिफल ये मिला कि 15 साल बाद जो कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी उसके हाथ से सत्ता छूट गई जी। कांग्रेस के संग सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में भी ये है कि यहाँ से लेके ऊपर तक अनिर्णय की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो निर्णय लेती है, हो सकता है कि निर्णय गलत हो। चैतन्य जी, चर्चा हम करेंगे, इस सवाल का जवाब मैं आपसे पूरा लूंगी क्योंकि हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रतीक जुड़ चुके हैं खंडवा से और बीजेपी से हमारे साथ में उमेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं चर्चा करूं उसके पहले अपडेट हम ले लेते हैं हमारे संवाददाता से खंडवा से इस वक्त प्रतीक जुड़े हुए। प्रतीक, बताइए क्या स्थिति है मतगणना की वहां पर? नमस्कार जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मतगणना जो है वो लगातार जारी है और काफी रोमांचक ये मुकाबला लगातार होता जा रहा है। खंडवा लोकसभा सीट पर अभी जो ताजा अपडेट है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर पाटिल जो हैं वो अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के राजनारायण सिंह पुरनी से आगे चल रहे हैं और मतगणना जो है वो लगातार तेजी से जारी है और जैसे जैसे मतगणना के रुझान आ रहे हैं वैसे वैसे जो समर्थक और पार्टियों के कार्यकर्ता हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से कह सकते हैं जल्द से जल्द जानने की उत्सुकता जो है वो देखने में आ रही है जी। चलिए प्रतीक, तो बने रहे हमारे साथ में, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। उमेश जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उमेश जी, जिस तरीके से अभी हमने चैतन्य जी से चर्चा की, एक बात सामने निकल आई कि बीजेपी में काफी ऊर्जा के साथ में, बड़े आक्रामक अंदाज में, पूरे जोर शोर के साथ में चुनाव प्रचार किया। आपको लगता है इसका फायदा आपको मिलने वाला है? जी, निश्चित रूप से, और केवल इस उपचुनाव में करा ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी अपनी कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति का गुण वैशिष्ट यह है कि हम चुनाव हो या ना हो, जनता से सीधा सरोकार और सीधा जुड़ाव हर क्षण रखते हैं। यह हमारी कार्य पद्धति में शामिल है और निश्चित रूप से चूंकि राजनीतिक दल के हम लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हमारा ये विराट संगठन है, तो राजनीतिक दलों के राजनीतिक क्षेत्र में जो संगठन काम करते हैं उन संगठनों को इस प्रकार की प्रामाणिकता और प्रतिबद्धता बरकरार रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को, चाहे उपचुनाव हो या सामान्य चुनाव हो, कभी भी भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में लापरवाही नहीं बरतती है। इस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जो जीत का आधार बनेगा, सबसे पहली बात तो यह है कि वो जनता का आशीर्वाद बनेगा और दूसरा कारण यह है कि जनता जो है 15-17 सालों का जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है और मुख्यमंत्री विशेष करके शिवराज सिंह जी चौहान की लोक कल्याणकारी जो कार्यशैली रही है, उस कार्यशैली से मुख्यमंत्री नायक बनकर उभरे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने विपक्ष को विकल्पहीन बना दिया है। आज समूचा विपक्ष आप देखेंगे तो शिवराज जी के घुटने के कद के बराबर भी शेष नहीं बचा है और ये कोई हम लोग बहुत घमंड के साथ कहते हैं ऐसा नहीं है, ये वास्तविकता है क्योंकि कांग्रेस का अपने कुनबे में बिखराव इतना अधिक है और जिस समय जनता ने उनको अवसर प्रदान करा था, उस अवसर को जिस प्रकार उन्होंने गंवाया है
और उसके बाद जिस प्रतिबद्धता के साथ शिवराज जी ने काम करा है, किसानों के बीच में काम करा है, सरकारी कर्मचारियों का, अभी आपने देखा होगा डाक मतपत्रों की गणना में तीनों विधानसभा और खंडवा लोकसभा का जो उपचुनाव है, चारों जगह पर जो डाक मतपत्रों की गिनती हुई है, तो डाक मतपत्रों की गिनती में कोई एक विधानसभा ऐसी नहीं रही कि जहां कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ पाई हो। तो चाहे शासकीय कर्मचारी हो, चाहे किसान बंधु हो, या आम नागरिक हो, विद्यार्थी हो, मुझे लग रहा है कि अपने मामा के प्रति मध्य प्रदेश की जनता का लगाव है। एक बात तो ये, और जो आपका मूल प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कठोर परिश्रम करा है। हमारी जीत का अगर कोई शिल्पी है तो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा पेज प्रभारी होता है, पन्ना प्रभारी, हमारे एक एक पन्ना प्रभारी के पास केवल एक पन्ना होता है मतदाता सूची का, और उसके अंदर कमोबेश बहुत अधिक भी मान ले तो 20 परिवार होते हैं, औसत मान ले तो 200 से भी कम मतदाता होते हैं, और उसका कार्यक्षेत्र केवल उतना होता है। उसके लिए खंडवा लोकसभा का मायना 8 विधानसभा क्षेत्र नहीं होते हैं। उस पन्ना प्रभारी का मतलब होता है कि ये जो खंडवा की लोकसभा है, ये पूरी खंडवा की लोकसभा केवल इस 20 परिवारों की लोकसभा है। मैं इन 20 परिवारों में अगर 15 परिवारों का विश्वास अर्जित करवा लूंगा तो मेरी पार्टी और मैं ये खंडवा का लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। तो ये जो हमारा एक सिस्टम है, हमारी जो कार्य पद्धति है, जो हमारे पन्ना प्रभारी है, बूथ समिति के अध्यक्ष है, हमारे सभी नेताओं ने बिल्कुल उमेश जी, जैसा कि आपने कहा, इस बार हमको देखने को भी मिला पूरे प्रचार के दौरान ये चीजें, जब लगातार हम खबरें कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स जब फील्ड पे पहुंचते हैं तो उसके साथ साथ ये सारी चीजें बीजेपी की हमने देखी है। फिरोज जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। फिरोज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आपने बहुत देर से उमेश जी की बातें शायद सुनी हो, अब तक अगर आपके आवाज पहुंची हो तो क्या उनकी बातों का ही जवाब आप देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल तो उन्होंने खुद ही उठाए हैं। देखिए, वो क्या सवाल उठाएगी भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता के आधार पर चुनाव ना लड़ सकती हो। ये जो डाक मतपत्रों की इनके सामने जो रुझान आ रहे हैं, यदि आप देखिए कि बीच चुनाव में इलेक्शन कमीशन के पास फाइल भेज के और भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों को जो 8% डीए दिया है, ये उसका नतीजा दिख रहा है सामने। और उसमें भी मैं ये मानता हूं कि कर्मचारी भाइयों ने बहुत समर्थन दिया कांग्रेस को, और उनका धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी उनको अपना धन्यवाद ज्ञापित करती है कि आपने समर्थन दिया हमारे लोगों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कहीं ऐसी कोई स्थिति नहीं देखने मिल रही। अगर मैं खंडवा लोकसभा चुनाव की बात करूं तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी वो 18-19 हजार वोटों से आगे थी इन्हीं डाक मतपत्रों की गिनती में, और आज कितनी है, मुश्किल से 4000 तो मैं अभी देख के आया था, नया आंकड़ा मेरे पास है नहीं। तो आज ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। अगर इतना पन्ना प्रमुख है, विराट संगठन है, 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला संगठन है, और उसके बाद भी मंत्री की एफआईआर होती है, सांसद की एफआईआर होती है, पूरा प्रशासन जो है वो इनके साथ लगा रहता है। और मंत्री और सांसद की एफआईआर होने का मतलब ये है कि एसपी कलेक्टर ने जो है इनको खुली छूट दे रखी थी काम करने की। ये तो हमारे कार्यकर्ताओं का संघर्ष है जो सामने आ रहा है। तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पे कांग्रेस नहीं थी, फिर भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और ये अब नतीजे दिखने में आ रहे हैं कि बहुत मार्जिनल अभी डाक मतपत्रों की गिनती चल रही है, और डाक मतपत्रों में भारतीय जनता पार्टी आगे है मात्र, लेकिन अभी वो भी बहुत थोड़े से मतपत्रों में आगे है। और अभी जब जनता का राउंड चालू होगा तो भारतीय जनता पार्टी कितने पीछे जाएगी उसको अभी अंदाज़ा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा है, 6056 वोटों से आगे मात्र ज्ञानेश्वर पाटिल, जबकि 3 राउंड हो गए वहाँ भी खंडवा में, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद 3 राउंड हो गए होंगे या 2 राउंड होने के बाद। तो कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई बहुत प्रामाणिकता से या बहुत ताकत से जीत हो रही हो, या भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 15 साल के कार्यकाल का नतीजा है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो बड़े तेज तर्रार और प्रमुखता से उभरे हैं यहाँ पर, और ये ग्राउंड लेवल तक पहुंचने की वजह से ही बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस इसीलिए पीछे है क्योंकि उसमें ना ऊर्जा दिखता है, बिखराव दिख रहा है अलग। तो इसका जवाब फिर कौन देगा? देखिए, बिखराव जो है कांग्रेस में है, लेकिन सुलोचना रावत कांग्रेस की थी, वो आई भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, आपके पास तो वोट भी नहीं था वहाँ, एक बात। नंबर 2,
आपका जो शिशुपाल यादव है, आप तो चौथे नंबर पे थे पृथ्वीपुर में, लेकिन शिशुपाल यादव को लाए जो दूसरे नंबर का आदमी था, और आपकी स्थिति दिख रही है। और स्थिति भी अभी ये स्थिति जो है ये जनता की नहीं है, कर्मचारी भाइयों की है। कर्मचारी भाइयों ने कांग्रेस को भी समर्थन दिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अगर कांग्रेस के उम्मीदवार या कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में जाते हैं तो इसकी जवाबदेही तो कांग्रेस पर निर्भर होगी ना, कि वहां से छोड़कर वो दूसरी पार्टी पे जा क्यों रहे हैं, क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अपनी पार्टी पर। ज्योति जी, जब जिस पार्टी ने, अगर ये कांग्रेस का अकेला मुद्दा होता तो कांग्रेस इस बात पर पूरा मंथन और गहन चिंतन कर लेती। चैतन्य भट्ट साहब मेरी बात से सहमत होंगे। 172 एमपी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है वो जनता दल के हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल के वो टीएमसी के हैं। मुख्यमंत्री जो है असम के वो कांग्रेस से आए हैं। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कम्युनिस्ट हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका जो सीडी ईडी आईडी जो भी चलता रहता है, ये उसका नतीजा। अभी जो सचिन बिरला गए छोड़ के, मैं आपको, हम कांग्रेस पार्टी जरा उसका खुलासा करेगी कि ये क्यों गए थे छोड़ के, और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों जनता का कितना नुकसान किया इस मामले में, वो भी बातें सामने आएंगी। जब कोई पार्टी अनैतिक ढंग से अपने कार्यकर्ताओं को, विचारधारा को, सिद्धांत को एक तरफ रख के और सत्ता की पूरी ताकत लगा के लोगों को घसीटना चालू करती है। चलिए बीजेपी से मैं जवाब ले लेती हूं। अभी कुछ दिन में आपको बीजेपी मामला से जवाब साफ ले आ जाएगा। क्योंकि 2-3 सवाल मैंने आपसे पूछ लिए फिरोज जी, इसका जवाब अब बीजेपी से भी लेना होगा कि भाई ऐसी क्या वजह होती है कि आप कांग्रेस के उम्मीदवारों को तोड़कर, सत्ता का लालच दिलाकर या दबाव से ले आते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में उमेश जी? नहीं, लालच क्या है और प्रलोभन क्या है, और हमारा जो संगठन है या कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो क्या बाबा जोगी और संतों का अखाड़ा है क्या? राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में साम दाम दंडभेद सारी चीजें स्वीकार्य होती हैं। कुरुक्षेत्र की जिस समय रचना होती है ना, तो पांडव भी याचना करने जाते हैं और कौरव भी याचना करने चाहते हैं। और इस भूभाग पर, इस पूरी भारतवर्ष की धरा के ऊपर जितने राज्य थे उन सब राज्यों के राजाओं से कहा जाता है कि धर्मयुद्ध में हमारे साथ आइए। तो भारतीय जनता पार्टी एक धर्मयुद्ध लड़ रही है। एक प्रकार की जो मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। एक ऐसी मनोवृत्ति के खिलाफ खड़े हुए जो मनोवृत्ति जो है वो भारत की सनातन आस्थाओं को मानती नहीं है। अब आपके राजनीतिक दल के या कोई अन्य राजनीतिक दल के मित्र अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनका सहर्ष स्वागत करेगी। हम अपने राजनीतिक संगठन का विस्तार चाहते हैं और सत्ता हमारे लिए केवल साधन मात्र है, हमारे लिए कोई साध्य नहीं है। हम सत्ता की केंद्रित राजनीति में विश्वास नहीं करते। हमारी तो दृढ़ मान्यता आज से नहीं 1925 से है कि परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम। हम भारत के परम वैभव की यात्रा की ओर अग्रसर है। और हमारे द्वितीय सरसंघ चालक जी एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे। वो कहते थे कि भारत में 2 तरह की मनोवृत्तियां हैं। आधे लोग वो हैं जो आज हमारे साथ हैं और आधे कल होंगे जो हमारे साथ कल हमारे साथ होंगे। तो ये जो हमारा आज का वर्तमान चल रहा है, हम अपने राजनीतिक संगठन का विस्तार कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि आधे पहले साथ थे और आगे आने वाले समय में साथ हो जाएंगे, तो फिरोज जी मुझे लगता है ये आप लोगों की चिंता का विषय होगा क्या कि पूरे के पूरे अगर कांग्रेस के पास बीजेपी में चले गए तो क्या पार्टी पे सवाल उठेगा? चर्चा हम लगातार करेंगे क्योंकि काफी रोचक ये चर्चा होती जा रही है। नतीजों पर अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। बड़ी खबर जोबट से मिल रही है। मतगणना की चौथे राउंड की गिनती पूरी हुई है। 2848 मतों से बीजेपी की सुलोचना रावत आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर, उपचुनाव के लिए मतगणना का दौर जारी है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती हुई जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। जोबट मतगणना की चौथे राउंड की अब गिनती पूरी हो चुकी है और 2848 मतों से बीजेपी की सुलोचना रावत आगे चल रही हैं। तो इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मृदुल जुड़ चुके हैं। मृदुल, रैगांव से सुलोचना रावत आगे चल रही हैं 2848 मतों से, क्या अपडेट है? और देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पे
कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा है और भाजपा से प्रत्याशी प्रतिमा बागरी हैं। रैगांव उपचुनाव की बात करें तो रैगांव में अभी भाजपा आगे चल रही है, लेकिन अगर देखा 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें चौथे राउंड में के बाद जो नतीजे आए हैं उसमें 220 वोटों से भाजपा आगे चल रही है। लेकिन अगर चारों राउंड का अगर एक आकलन देखा जाए तो पहले राउंड में 900 कुछ वोटों से बीजेपी आगे हो गई थी, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे राउंड की जब काउंटिंग पूरी हुई है तो उसके बाद बीजेपी के बाद कांग्रेस लीड करती हुई दिख रही है। अब दोनों के बीच का अंतर सिर्फ 220 वोटों का ही रह गया। इस प्रकार से देखा जाए तो कांटे की टक्कर है। दोनों ही दलों की लगातार जो काउंटिंग आ रही है सामने, उसके हिसाब से लग रहा है कि आखिरी चरण तक जब तक गिनती पूरी नहीं जाती नतीजे साफ होना कहना मुश्किल होगा। अभी तो फिलहाल बीजेपी 220 वोटों से आगे है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों ही दलों की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि किसी राउंड में बीजेपी आगे हो जाती तो किसी में कांग्रेस। जी चलिए, तो नजरें बनाए रखिएगा मृदुल, क्योंकि पल पल जो है वो आंकड़े बदल रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। उमेश जी हमारे साथ में बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। उमेश जी, जैसा कि अभी आपने सुना हमारे संवाददाता को कि यहाँ पर 210 या 220 का ही अंतर चल रहा है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफी टक्कर है। लेकिन इससे पहले जो चर्चा हमारी चल रही थी, फिरोजी ने तमाम बातें कही थी, क्या उसका जवाब आप देना चाहें? उसके बाद हम आगे चर्चा करें। नहीं, मुझे लग रहा है कि फिरोज जी ने जो बातें कही है, कोई पहली बार कांग्रेस के मित्र ऐसी बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। कांग्रेस के मित्र तो पिछले 15 साल से एक 40 लिख कर बैठे हैं इसी प्रकार की, और हर चुनाव में पिछली बार जब 28 सीटों का उपचुनाव हो रहा था तब भी ये इसी प्रकार के लोकतंत्र की दुहाई का छाती कूटा कर रहे थे और बोल रहे थे कि लोकतंत्र का हरण हो गया है और चीर हरण हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाएगी। अब 28 उपचुनाव की सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के बजाय जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, ममता लुटाई। अब उसके बाद जब मध्य प्रदेश की इस 3 विधानसभा के उपचुनाव पर और लोकसभा की 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा था, उस समय भी कांग्रेस के मित्र मैदान में हो या ट्विटर पे मैदान में, तो हालांकि ये लोग कम दिखाई देते हैं, इनका अपना एक खेल का मैदान है, वो ट्विटर है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। तो वहां पर ये जो कुश्ती लड़ते हैं और जनता के जो सारे मुद्दे हैं, ये 22-28 शब्दों के ट्विटर लिख के जो चीख के उठाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव ये चुनाव पर डाल नहीं पाए हैं। और अभी तो चूंकि उतार चढ़ाव और भी आएंगे, पर हमारी अपनी आश्वस्ति इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी निर्णायक रूप से इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को क्लीन स्वीप करेगी। हम चारों सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए, अभी तो आप कह सकते हैं उमेश जी, क्योंकि लगातार अभी बीजेपी आगे ही चल रही है, जितने भी राउंड की गिनती हो रही है। फिरोज जी से मैं चर्चा करूं उसके पहले थोड़ा चैतन्य जी से भी हम चर्चा कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चैतन्य जी, आपने दोनों की ही बातें सुनी, कांग्रेस की भी बातें सुनी आपने और बीजेपी की बातें सुनी। कौन सी ऐसी बात आपको लगती है कि पार्टी के हिसाब से ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, खास करके अगर उपचुनाव में जीत दर्ज करनी थी? नहीं, देखिए, कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत बनाना होगा, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात जो अभी उमेश जी कह रहे थे कि ये लोग ट्विटर खेलते हैं, तो इसमें भी बहुत सही बात है ये कि देखिए, ट्वीट कितने लोग पढ़ते हैं या कितने लोग ट्विटर को जानते हैं। आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो उनको पूरा प्रदेश में तूफानी दौरा करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी कमजोरी जो कांग्रेस की है वो इसी तरह की है कि ये लोग सिर्फ कागजों पे और सोशल मीडिया के आधार पर अपनी जीत की संभावनाओं को ढूंढते हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जिस तरह का तूफानी दौरा किया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, और फिर चूंकि सत्ता उनके हाथ में है तो इसलिए उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों की घोषणाएं भी की। अब वो घोषणाएं पूरी होती हैं या नहीं होती ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी चुनाव के दौरान अगर आपने जनता को लुभाने के लिए इस तरह की घोषणा कर दी तो हो सकता है उसमें से 10% या 15% भी अगर घोषणाएं पूरी हो जाती तो जनता को ये लगता है कि हमारे क्षेत्र में विकास हुआ या हमारे लिए कोई घोषणाएं हुई। आपने जैसे अभी फिरोज भाई भी कह रहे थे कि 8% जो महंगाई भत्ता दे दिया है कर्मचारियों को, मुझे लगता है कि इतने लंबे समय से वो इसलिए लटका के रखा हुआ था क्योंकि देना तो है। अगर आपने केंद्र के समान भत्ता देने की घोषणा की है, शिवराज सिंह की ही घोषणा है ये, तो आपको देना तो पड़ता, लेकिन चूंकि चुनाव पास आने वाला था इसलिए उन्होंने इस तरह का जो लंबे समय से लंबित रखा हुआ था मामला, वो चुनाव के दौरान उन्होंने दे दिया।
उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो चूंकि जब सत्ता आपके हाथ में होती तो आपके पास तमाम हथियार होते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात की कोशिश में है कि वो कांग्रेस को किस तरह से कमज़ोर करे, और फिर आप देखिए कि जो भी कांग्रेस से आता है उसको तत्काल टिकट दे के अपने जो पुराने कार्यकर्ता हों उनको उपेक्षित कर देती है। लेकिन चूंकि आज वो इतनी बड़ी पार्टी और इतनी मजबूत पार्टी है कि अगर कोई नाराज़ भी हो जाता तो उसको उस पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास इतना लंबा जो कुनबा बन गया है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसलिए अगर उनके 2-4 नेता नाराज़ भी हो जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस में अगर कोई भी नेता नाराज़ होता है तो उसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो सीमित हो गए हैं। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ यही हो रही है कि जो जनता से एक कनेक्शन है वो कांग्रेस का नहीं बन पा रहा है। आप देखिए कि चाहे अजय सिंह जी हों, अरुण यादव जी हों, चाहे और भी बड़े नेता हों, उन्होंने प्रचार जरूर किया, लेकिन प्रचार में वो आक्रामकता और वो एक जो जज्बा होना चाहिए वो नहीं दिखाई दिया। जुड़ने की जो चीज थी चैतन्य जी, आपने बहुत सही बात कही, बहुत सही बात कही आपने कि भारत जैसे देश में या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कितने लोग हैं जो केवल ट्विटर हैंडल पर देखकर ही आपकी बातों को समझते हैं। फिरोज जी आपने सुना, उमेश जी को भी आपने सुना और चैतन्य जी को भी आपने सुना। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को इस दिशा में काम करने की जरूरत थी, ट्विटर से निकलकर लोगों के घर तक पहुंचने की जरूरत थी, खास करके तब जब आपको वापस सत्ता में आना है या यह सीट जीतना आपके लिए चुनौतीपूर्ण था? देखिए कि कितना रेजिस्टेंस था, मतलब हम कितना सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे कि एक मंत्री के खिलाफ एफआईआर कराई हमने, एक सांसद के खिलाफ एफआईआर कराई हमने, 3600 शिकायतें हमने ले जाके वहाँ इलेक्शन कमीशन को दी। और कांग्रेस पार्टी अभी भी देख लीजिए आप, नेक टू नेक चलती आ रही है हर विधानसभाओं में और लोकसभा में। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखिए, सुलोचना रावत जरूर एक मार्जिनल लीड उन्होंने ले ली है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के का जो कैंडिडेट है वो प्रतिमा बागड़ी हैं, वो जो चुनाव लड़ रही हैं जो बिल्कुल 100-200 की लीड पे हैं, उसी तरीके से 200-400 की लीड पे ये अगर पर विधानसभा के हिसाब से निकाला जाए तो ज्ञानेश्वर पाटिल है। तो भारतीय जनता पार्टी को सोचने की आवश्यकता है। कांग्रेस तो आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास ताकत है, इसलिए आज वो ये सब कर पा रहे हैं। जिस दिन ताकत और सत्ता नहीं रहेगी उस दिन किस हिसाब पे वोट मांगेंगे। और अभी तो मैं ये किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचता, हमको चारों जगह पे अच्छी बढ़त मिलेगी। ये अभी आगे आने वाले जो है राउंड जो है वो बता देंगे। अगर ये 5 राउंड के बाद 40,000 हो जाती खंडवा में तो हम मानते कि हाँ वाकई बहुत अच्छी स्थिति है। 6-7 हज़ार वोट तो इनके पास खाली कर्मचारियों के और 5-6 हज़ार ये बढ़े हैं अभी। लेकिन हमको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जो है सभी चारों सीटों पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। सवाल तो यही है, जैसा आपने कहा कि अभी वो सत्ता में है, मुश्किल तब होगी जब वो सत्ता में नहीं रहेगी। यही उम्मीद करते करते तो हमें लगता है 20 साल हो चुके। आखिर कब कांग्रेस आक्रामक मोड़ में आएगी, कब वो जनता के करीब जाएगी, कब वो जीत दर्ज करेगी? ये सवाल तो जनता पार्टी भी पूछ रही है, जनता भी पूछ रही है। 2018 में हम ही ने हराया, अभी इससे पहले दमोह का चुनाव अच्छे मार्जिन से हराया। और अगर आपने कर्मचारियों को दिया तो नैतिकता भी एक सरकार की होती और इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए था। उन्होंने सरकार जो है चुनाव चल रहे हैं, घोषणाएं कर रही है, कैबिनेट डिसीजन कर रही है, और ये अगर इलेक्शन कमीशन है तो इक्वल प्लेन फील्ड पे कहां हम चुनाव लड़ रहे थे। और ये बात तो चैतन्य भट्ट जी को भी पूछना चाहिए इलेक्शन कमीशन से कि क्या आप वोटों को प्रभावित करने के लिए अगर कोई सरकार घोषणा कर सकती है क्या? ये सवाल है। कर्मचारियों के लिए भी कर सकती है क्या? कैसे? ये सवाल मैं चैतन्य जी से पूछूंगी फिरोज जी, लेकिन ये सवाल पूछना आप लोगों का भी फर्ज है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके लिए आपको आवाज उठानी चाहिए। इसका जवाब मैं लूंगी जरूर। उमेश जी से हम बात कर लें। उमेश जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? जैसा कि आपने कहा कि भाई पन्ना लेकर भी आप 20 परिवार तक पहुंच रहे हैं, पन्ना लेकर भी अगर आप 20 परिवार तक पहुंच रहे हैं, उनका विश्वास जीत रहे हैं, तो क्या जरूरत थी इस तरीके की घोषणा या योजना, डीए बढ़ाने की बात? ये तो आप बाद में भी कर सकते थे ना। अगर बीजेपी को लगता है कि वो जीत ऐसे ही दर्ज कर सकती थी तो इस समय पर अनाउंस करने की क्या जरूरत पड़ गई थी?
नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर इसमें कुछ अनैतिक कांग्रेस के मित्रों को लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो तो हमेशा इस प्रकार की जो जनहितैषी निर्णय होते हैं उनके खिलाफ खड़ी होती है। और कांग्रेस पार्टी का कभी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास रहा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर अनैतिक ये है। आप गलत बोल रहे हैं, चुनाव आयोग पर अविश्वास मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। वो अभी परिणाम आ जाएंगे तो ईवीएम की मशीन पर अविश्वास प्रकट करेंगे। वो इस प्रकार के निर्णयों पर। फिरोज भाई, आप या तो बोल लीजिए या सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं एक शब्द बोल रहा था क्या? ये डिबेट है। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, ज्यादा समय करेक्ट कर रहा हूं। पर जब हम एक दूसरे नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, दूर बैठा, मैं आपने मुझे अनैतिक कहा तो मैंने और दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे। आप मत करेक्ट करिए ना, जब आपका समय आए तब आप बोलिएगा ना। आप बोल लीजिए पहले, फिर मैं बोल लूंगा। कुछ और बचा हो तो बोल लीजिए, और अगर बोल चुके हैं तो मुझे आरोप आप मुझे इतना कहना था कि आपने अनैतिक निर्णय किए आचार संहिता से पहले, वरना ये कितना धैर्यपूर्वक इससे बेहतर हमको रिजल्ट देखने मिलते इसमें। ठीक है, बोलिए बोलिए और बोल लीजिए आप। नहीं बोल लीजिए। अब मैं जवाब दे दूं। आपकी कठिनाई ये है मित्रों कि आप जब अपना आत्मावलोकन करते हैं तो बहुत ही आत्ममुग्धता का शिकार होकर करते हैं। फिर और बोल लीजिए। अरे और बोल लो, पूरी बात हो जाए फिर मैं बोल लूंगा। अब हो गए चुप, अब मैं बोल लूं आदरणीय। आप लोगों की कठिनाई यही है, आप जब अपना आत्मावलोकन करने का अवसर आता है तब आत्ममुग्धता के साथ करते हैं। जो आरोप आज मढ़ रहे हैं, पिछले 15 सालों से इसी तरह के आरोप मढ़ रहे हैं। और सरकारी कर्मचारियों का दीपावली के पहले परंपरागत रूप से हमेशा डीए दिया जाता रहा है। और आपको लगता है कि निर्णय गलत है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपके हाथ बांध दिए थे? चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाना था, निर्वाचन आयोग के समक्ष जाते, और नहीं ऐसा लग रहा था कि वहां भी आप कह रहा आपको भरोसा नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस का कभी भरोसा रहा नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट पे रहा है, ना हाई कोर्ट पे रहा है, और ना चुनाव आयोग पर रहा है, और ना ईओडब्ल्यू पर है, किसी पर भी नहीं है। और फिर भी आपको लग रहा था गलत है, तो आप जाकर आपत्ति दर्ज कराते, इसको रोक लगवा देते। आप बोलते थे कि सरकारी कर्मचारी का भला नहीं होना चाहिए। अरे आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान को नहीं छोड़ते थे। आपने तो चुनाव में हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि राम जन्मभूमि की डे टू डे की सुनवाई को रोका जाए, इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है। तो चले जाते सरकारी कर्मचारियों के हितों पे कुठाराघात करने की हिम्मत नहीं थी आप पे। जनता आपको आईना दिखा रही है यार। 15 महीने की आपकी सरकार आई, 100 पन्ने के वचन पत्र आप लेकर आए, 100 में से 100 वचन आपके झूठे निकले। दिया किसी को 4000 बेरोजगारी का भत्ता। आपकी सरकार ने कहा था कि 25,000 के 51,000 कर देंगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में। बेटियों के हाथ पीले नहीं हो पाए, आपके माथे पर वो पाप चढ़ा हुआ था। गरीब की बेटियां ब्याह नहीं है, उस गरीब माँ बाप की बद्दुआएं आपकी सरकार को खा कर गई है। आपने कहा था कि 4000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया नहीं दिया। ये जरूर कहा कि ढोर चढ़ाओ और बैंड बाजे बजाने का हम ट्रेनिंग स्कूल चला रहे, उसके अंदर जाइए। आपकी चलिए उमेश जी, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। मुझे लगता है फिरोजी की जब बारी आएगी तो वो जवाब देंगे। उसके पहले हम अपने दर्शकों को ब्रेकिंग भी बताते चले, क्योंकि अलग अलग जगहों से अब नतीजे जो गिनती के हैं वो आते चल रहे हैं। पृथ्वीपुर में मतगणना का जो तीसरा राउंड है उसकी गिनती पूरी हो चुकी है। रुझानों की बात करें हम, यहाँ पर बीजेपी 1946 वोटों से आगे चल रही है। तो बीजेपी के प्रत्याशी शिशुपाल यादव यहां से आगे चल रहे हैं। चुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। तीसरे राउंड की गिनती पृथ्वीपुर से पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त जोबट विधानसभा से। मतगणना की 5वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 3718 मतों से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी से सुलोचना रावत यहां पर आगे चल रही है। तो जोबट का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर मतगणना की 5वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 3718 मतों से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी से सुलोचना रावत यहाँ पर आगे चल रही है। अपने पैनल से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले उमेश जी ने बहुत सारे सवाल उठाते हुए जवाब भी दिया था फिरोजी, और आपको उस समय हमने वक्त नहीं दिया था, लेकिन ये अपडेट भी बताते चले कि जोबट में बीजेपी आगे चल रही है। इसीलिए बीजेपी के पास बोलने का बहुत सारा मुद्दा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी, ये तो अभी जो 5 राउंड हुए हैं, और ये ऐसी भी लीड नहीं है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी पाट नहीं सकती।
ठीक है, इसमें एक जोबट की स्थिति ठीक है, फिर भी ठीक हो सकती है, लेकिन बाकी की जो 2 विधानसभाएं हैं और एक लोकसभा है उसकी स्थिति क्या है। और जोबट का भी जो है अभी 5 राउंड हुए, 32 राउंड की काउंटिंग है, यानी अभी 27 राउंड और बाकी हैं। और जोबट में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, वो हमारा पुराना गढ़ है, हम अभी भी आशान्वित हैं कि वो वहाँ से हमको एक अच्छे नतीजे मिलेंगे। 2.5 से 3 हज़ार वोट तो इनको जो है डाक मतपत्र की गणना में ही मिल गए। बाकी के और भी जो हैं वो जनता का रुझान है, जो हो सकता है कि वो हो, मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन कहीं भी भारतीय जनता पार्टी अभी निर्णायक स्थिति में नहीं आई है। और रैगांव में तो कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी है, हम स्ट्रांग हैं वहाँ पोजीशन में, हम पृथ्वीपुर में अच्छे हैं। ये थोड़ा सा जोबट में हमारे लिए ठीक है, तो हम अभी इस पर विचार करेंगे कि क्या है। लेकिन अगर वहाँ कोई जीत रहा है तो वो कांग्रेस की प्रत्याशी जीत रही है, और जो कांग्रेस से गई थी वो जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ से चुनाव नहीं जीत रहा है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है बहुत सारी चीजें, वो और अभी बीजेपी पूरे राउंड हो जाने दी। सवाल तो यही है कि कांग्रेस से जाके बीजेपी की हो गई, तो बीजेपी के होने ही क्यों दिया आप लोगों ने? यही तो मौका है बीजेपी के पास, जिस पर वो सवाल पूछते हैं। किसने क्या हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी आज से है, ये तो जनसंघ के ज़माने से टॉफ़ी दे के बच्चा उठाना तो इनकी पुरानी आदत है, और ये पूरे देश भर में ये काम कर रहे हैं। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के लोग क्यों गोवा में शामिल हो गए, जेडीएस के लोग क्यों कर्नाटक में शामिल हो गए, कम्युनिस्ट क्यों बंगाल में, असम में और त्रिपुरा में इनके साथ शामिल हो गए, मेघालय में तो इन्होंने पूरी की पूरी पार्टी तोड़ के अपने अंदर मिला ली। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम मिला कैसे लेती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस की अलग बात है कि शुरू में उन्होंने कहा था कि साम दाम दंड चलिए अब इस पे बात सब चलता है, व्यू रचना की जाती है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं कर ली साम दाम दंड में? सब चलता है, आप लोगों ने व्यू रचना क्यों नहीं कर ली? क्यों जाने दिया आपने उम्मीदवारों को? नहीं, अगर आप देखिए लोकतंत्र की एक संस्कृति होती है, यही वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इनसे पूछिए, ये अटल जी को मानते हैं। उन्होंने कहा था 1 वोट से उनकी सरकार गिर गई थी, याद है आपको? और जो हेमंत विश्वा शर्मा थे उनके खिलाफ ये क्या बात करते थे, कौन सा चिट फंड घोटाला था जिसके लिए शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय के लिए बात करते थे, क्या तूफान मचाया था पूरी भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जो है ईडी आईडी के बारे में जो है जेडीएस में कर्नाटक में क्या तूफान मचाया था, और उन्हीं लोगों को आज मिला लिया अपने अंदर। तो एक प्रोप्राइटी होती है किसी भी नैतिकता की, और ये कोई जीत जो हो रही है ये बहुत आगे नहीं है कोई भारतीय जनता पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो पूरी जीत जाएगी। 39 सभाएं मुख्यमंत्री को करनी पड़ी, पूरा जो वहां का था हमारा मंत्रालय को लॉक लगाना पड़ा, मंत्री पूरे मैदान में थे, सारी चीजें थी सामने, और वो जो है सत्ता का दुरुपयोग तो अभी सामने दिख रहा है। लेकिन अभी भी आप देख लीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत दर्ज करेगी। चलिए जवाब मैं इसका लूंगी उमेश जी आपसे, चैतन्य जी से हम चर्चा कर लें। मैं आपको वक्त दूंगी उमेश जी, मुस्कुरा रहे हैं आप, आपके पास में बहुत सारा जवाब है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा मैं चैतन्य जी से भी चर्चा कर लूं। चैतन्य जी, अगर पिछली पूरी राजनीति को आप देखें, पिछले 5 सालों में नजर डालें, तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम इस बार चल रहे हैं, चाहे एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना हो, चाहे दल बदल की हम बात करें, खरीद फरोख्त की बातें सामने आई है, एक दूसरे के विधायकों को, अपने विधायकों को कहीं पर ले जाकर रखने की बात हुई, खास करके मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव पिछली बार हुआ उसके बाद जो घटनाक्रम देखने को मिला, आपको लगता है कि राजनीति अब बदल रही है, राजनीति में तौर तरीके बदल रहे हैं? नहीं, देखिए, राजनीति तो पूरी तरह से बदल गई है। राजनीति में शुचिता, ईमानदारी, सिद्धांत, ये सारे शब्द जो हैं राजनीति के डिक्शनरी से बाहर हो गए। ये इनके इन प्रकारेण हमें सत्ता पाना है, और उसके लिए जैसे तो अभी उमेश जी ने स्वीकार भी किया कि हम कोई साधु संत महात्मा तो हैं नहीं, कि हम तो राजनीति करने आए, और इसलिए राजनीति में पहले तो ये कहा जाता था कि युद्ध और प्यार में सब जायज़ है, अब उसमें एक शब्द और जुड़ गया है, राजनीति में भी सब कुछ जायज़ है। अगर खरीद फरोख्त की बात हो रही तो कांग्रेस भी खरीद फरोख्त कर ले भाई, जब मंडी लगी है तो आप भी खरीद फरोख्त कर लो। लेकिन सवाल इसी बात का है कि जब कांग्रेस कमजोर हो रही है तो वहां से टूट टूट के लोग जाएंगे। जब आपके घर में विग्रह की स्थिति है तो जो आपका दुश्मन पड़ोसी है वो तो इसका फायदा उठाएगा। और ये तो पुरानी ही कहावत है कि जो घर का भेदी लंका ढाए। तो कांग्रेस के लोगों को लाने के पीछे एक उद्देश्य ये भी होता है कि वो पार्टी की कमजोरियों को जानते हैं और उसका फायदा फिर बीजेपी उठाता है। जैसे अभी
फिरोज भाई कह रहे थे कि सारे मंत्री लगे हुए थे, सारे मुख्यमंत्री लगे थे, केंद्रीय मंत्री लगे थे, तो भाई कांग्रेस को किसने रोका था? बिल्कुल। अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी अगर चुनाव प्रचार में आते तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। तो आपको किसी ने रोका तो नहीं है। आप इस तरह का आरोप अगर लगाएंगे साहब पूरी सरकार तो लगी है, वो तो बैठी है इसके लिए कि हमें किसी प्रकार सत्ता पाना है और सत्ता में हम अपने लोगों को और बढ़ाते जाएंगे। आपके लोगों को अगर वो किसी तरह से प्रलोभन दे के भी अगर अपनी पार्टी में ला रहे हैं तो आपके लोग इतने कमजोर कैसे हैं? उनकी आस्था क्या पार्टी में बची नहीं? ये सारे सवाल हैं। कांग्रेस को देखिए, वो ठीक है कि एक प्रवक्ता के नाते वो फिरोज भाई अपनी वो मन की बात नहीं कह पा रहे होंगे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का जरूर मन में लगता होगा कि हमारी पार्टी इस तरह से कमजोर क्यों होती जा रही। तो कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और पूरी ताकत से अगर आप सामने आएंगे, क्योंकि आप निराश मन से अगर किसी युद्ध में जाते हैं, इसीलिए अगर मैंने ये पूछा क्योंकि राजनीति में जो क्या होता है, राजनीति की जो नीतियां बदल रही हैं उस पर अगर बीजेपी फायदा उठा रही है तो कांग्रेस ज्यादा सक्षम है। कांग्रेस सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी है, ज्यादा उनकी पकड़ रही है, बड़े वरिष्ठ नेता है, तो क्यों नहीं वो इस कमजोरी को दूर कर पा रहे हैं? हर चुनाव में ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को सोचना होगा। उमेश जी, जवाब देने के लिए आपने वक्त मांगा था, बताएं। समय मेरे पास में कम है, 2 मिनट में आप अपनी बातें पूरी करें। नहीं, मैं 2 मिनट में कर देता हूँ। 2-3 छोटी छोटी सी बातें कह के विषय समाप्त कर देता हूँ। एक तो फिरोज भाई कह रहे थे कि टॉफी देके हम बच्चा उठा लेते हैं, तो बड़े निकम्मे माँ बाप हो आप। अपने बच्चे को आप सड़क पर आवारा घूमने के लिए छोड़ते क्यों हो कि कोई दूसरा उसको टॉफी दिखा के ले जाए? दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में नैतिकता, कम से कम आप तो हमको लोकतंत्र का पाठ मत सिखाओ यार, है ना। हमने आपातकाल भी देखा है, चूंकि समय कम है, संक्षिप्त में खत्म करता हूं। अब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मैदान में थे और 139 सभाएं कर ली थी, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई थी? उन्होंने मैदान क्यों नहीं पकड़ा? एक अकेले कमलनाथ के अलावा चुनाव के मैदान में कौन था? कांग्रेस पार्टी के सारे नेता नदारद थे। तो कम से कम अपनी कमजोरियों का ठीकरा हमारे माथे